चलिए, तो वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, शुरू करते हुए डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, जब से न्यू सिलेबस आया है तब से नाम चेंज हुआ है, डेप्रिसिएशन के साथ एक और नाम जोड़ा है, क्या? अमोर्टाइजेशन। ठीक है, अभी भी मतलब आई डोंट नो कब तक बच्चे ये गलती करेंगे, लेकिन ये गलती हो रही है कि सिर्फ डेप्रिसिएशन पे ही फोकस हो रहा है, अमोर्टाइजेशन पे नहीं हो रहा है। एंड आई डोंट नो, और एक बात, बहुत सारे बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो लोग डेप्रिसिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे 11th और 12th में भी पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अरे डेप्रिसिएशन तो वही है यार, इजी तो है, वही वाला है, सेम टू सेम। अरे वो सेम टू सेम नहीं है। 11th 12th में हमारा जो फोकस होता है वो होता है सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। क्या हुआ यार, आंख में कचरा गया, एक मिनट। चश्मा पहनते पहनते कैसे आंख में कचरा गया? हाँ, तो मैं ये कह रहा था डेप्रिसिएशन में से स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं जनरली, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में और भी बहुत सारी चीजें एडिशंस हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अलावा और 4 मेथड्स हैं। इसके अकाउंटिंग में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड पे अच्छा खासा फोकस होता है। उसके अलावा जब सेल और डिस्पोजल ऑफ एसेट होता है तो वहां पे एसेट डिस्पोजल मेथड पे फोकस होता है। इस बार के एमटीपी में भी वही आया है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो AS10 रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जैसे चेंज इन मेथड, चेंज इन एस्टिमेट्स, चेंज इन मेथड पे फिर भी थोड़ा फोकस होता है, चेंज इन एस्टिमेट्स पे नहीं होता लोगों का। ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स मतलब पार्टनरशिप वाला नहीं बोल रहा हूं, वो अलग है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की जर्नल एंट्री क्या पास की जाती है, कैसे एडजस्ट किया जाता है, अमोर्टाइजेशन में क्या होता है, ये सब चीजों को बहुत सारे बच्चे इग्नोर करके जाते हैं और इसी बात का इंस्टीट्यूट बिल्कुल फायदा उठा सकता है। जहां तक मेरा अंदाज है, जैन या जून एग्जामिनेशन में, मई या जून एज द केस में भी, इसमें अमोर्टाइजेशन के ऊपर ये लोग फोकस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू, अमोर्टाइजेशन के ऊपर हो सकता है एक थियरी क्वेश्चन ही पूछ ले, क्योंकि अमोर्टाइजेशन में थियरी भी बहुत सारा है, और अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो लिटरली बल्ले बल्ले होगा, क्योंकि सीरियसली अमोर्टाइजेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सुपर इजी। आपको डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड अगर आता है तो हो गया आपका काम। अमोर्टाइजेशन में बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा ही एप्लीकेशन आता है। ठीक है, चलो, तो विद दैट लेट्स बिगिन नाउ। सो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में सबसे पहले, सर आप देख रहे हो यहां पे एक घर है, एक व्हीकल है, एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है, एक फर्नीचर है, ये सब चीजें क्या है? दीज आर समथिंग दैट वी कैन टच, दैट वी कैन सी, राइट? तो इन सबको हम लोग कहते हैं टैंजिबल एसेट्स। ठीक है, टैंजिबल एसेट्स को बेसिकली दीज आर एसेट्स, सो दीज आर आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना? तो मैंने जब एसेट एक्वायर किया, मैं एसेट अकाउंट करके इसे दिखा देता हूं। बट बात को समझने की कोशिश करो, थोड़ा पैसों की भाषा में सोच के देखते हैं। भाई अपन बिजनेस काहे कर रहे हैं? अरे चैरिटी के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं ना, बिजनेस कमाने के लिए कर रहे हैं। अब कमाई कब होती है? जब हमारा लागत वसूल होता है। हम लोगों ने जो खर्च किया वो वसूल होगा तो उसके बाद कमाना शुरू करेंगे। सही बात है ना? ओके सर, तो मेरे जो खर्चे हैं उसमें नॉर्मली तो बहुत सारे खर्चे हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स, लेकिन एट द सेम टाइम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी जो मैंने असेट्स के पीछे वन टाइम खर्च करके रखा हुआ है, भाई उसकी वसूली नहीं करना है। ये जो बिल्डिंग मैंने 2 करोड़ 3 करोड़ में खरीदा है, ये जो ट्रक मैंने कुछ लाखों में खरीदा है, ये जो लैपटॉप खरीदा है, ये जो फर्नीचर खरीदे, क्या इन के लिए पैसे खर्च नहीं हुए? पैसे तो खर्च हुए ना, तो वो वसूली नहीं करना है क्या मुझे? ये वसूली को ही हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन इज व्हाट बेसिकली ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स व्हेन रिकवर्ड, लेकिन रिकवर्ड एक साथ तो नहीं होगा यार, थोड़ा थोड़ा करके होगा। तो व्हेन यू रिकवर इट प्रोपोर्शनेटली एनुअली, तो दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ टैंजिबल एसेट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन नाम यूज होता है फॉर टैंजिबल एसेट्स। ठीक है, इसके डेफिनेशन वाइज बहुत कुछ आ जाता है। डेप्रिसिएशन इज द reduction in the value of asset due to wear and tear, efflux of time, अलग अलग चीजें आते हैं ना। तो wear and tear क्या होता है? Yes, use, है ना? wear and tear यानी पहनने का और फाड़ देने का, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो wear and tear यानी use। ठीक है, बेसिकली यूज में भी अलग अलग चीजें होते हैं, यूज डिसयूज दोनों से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, दोनों से एसेट डेप्रिसिएट होता है। क्या होता है मतलब? सर यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है हम लोग कैसे रगड़ के यूज कर रहे हैं एसेट को। ठीक है, जैसे हम में से बहुत सारे जन 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाते हैं, है कि नहीं? तो वो जो हम लोग चलाते हैं उससे वो
व्हीकल की क्या हालत हो जाती है। ठीक है, हम में से बहुत सारे जनों के केस में घर पे ये रिलेट कर पाओगे कि पप्पा का खरीदा हुआ कोई बहुत ही बढ़िया सा कोई टू व्हीलर है, ठीक है, रॉयल एनफील्ड या एनी अदर, ठीक है, उन्होंने बहुत बढ़िया मेंटेन किया और उसके बाद हम बड़े हो गए तो हमारे हाथ में आया फिर जो हुआ है ना, तो यूज के मुताबिक वो डिप्रिसिएट होता है। अच्छा, डिस यूज का मतलब हुआ नो यूज। कोविड के वक्त में अक्सर हमारे बहुत सारे ऐसे एसेट्स थे जो यूज ही नहीं हुए, लॉकडाउन है ना, यूज ना होके भी खराब हुए भाई, फिर भी ठीक कराना पड़ा, पैसे वहां पे भी खर्च हुए, है ना। तो यूज से भी खराब होता है, डिसयूज से भी खराब होता है, ठीक है। इफ्लेक्स ऑफ टाइम, ऐसे ही विद पासेज ऑफ टाइम भी खराब होता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से एसेट डेप्रिसिएट होते हैं। ये तो टेक्निकल डेफिनेशन हो गया, लेकिन बेसिकली अगर पैसों की भाषा में बोले तो भाई पैसों की भाषा में मेरे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मेरे को वसूल करने का है ना, तो वो जो मैं इस साल का वसूली करूंगा ना उसको मैं बोलूंगा डेप्रिसिएशन, बरोबर। ओके, तो ये है डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब अमोर्टाइजेशन क्या है सर यही जो मैंने अभी अभी कहा, टैंजिबल एसेट्स। द एसेट्स कैन आल्सो बी इनटैंजिबल एसेट्स। जैसे जरा सोचिए, इसे पहचानते हो, कौन है वेरी फेमस टुडे, कौन है भाई? डॉली चाय वाला, है ना। भाई साहब ने क्या गुडविल बनाया है, देख रहे हो ना, भाई साहब बहुत ही पॉपुलर हो गए, है कि नहीं। तो यार अपनी मेहनत से जो भी उनका स्टाइल है, ये है वो है, उससे कुछ ना कुछ उन्होंने गुडविल बना लिया। तो भाई ये जो गुडविल होता है ये दिखता है अपने को, ये रहा गुडविल, रुक जाओ वो थैले में रख, वो अलमारी में रख गुडविल को। अरे यार गुडविल क्या है? गुडविल इज इंटैंजिबल, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट टच इट, यू हैव इट, इट हैज सम वैल्यू, बिकॉज ऑफ दिस उसका वैल्यू बढ़ गया भाई। आज करोड़ों में छाप रहे हो, वैल्यू बढ़ गया उनका, है कि नहीं। तो अगर ऐसा वैल्यू है तो गुडविल की वजह से आपको कमाने की क्षमता आपकी बढ़ती है, तो दैट इज एन इंटैंजिबल एसेट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के राइट्स होते हैं, जैसे ये मार्क आप लोगों ने देखा है बहुत सारी जगह पे, क्या है ये मार्क? कॉपीराइट, है ना। ऐसे बहुत सारे होते हैं, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट राइट्स, बहुत सारे अलग अलग राइट्स होते हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर द लीगल राइट्स दैट वी हैव, ठीक है। तो ये लीगल राइट्स के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, है ना। सो पैसे देके मेरे पास राइट आ गया, मतलब नो वन एल्स कैन यूज इट, आई हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज इट, राइट। सो ये सबको मैं कहूंगा एज माय इंटैंजिबल एसेट्स, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स पे सेम फंडा यूज करते हुए जब हम लोग चार्ज लगाते हैं, एनुअली कुछ कुछ वसूल करते हैं, तो उससे क्यों नाम दिया जाता है? अमोर्टाइजेशन। उसे डेप्रिसिएट ना कहते हुए अमोर्टाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। ये क्लियर है? अब नॉर्मली स्पीकिंग इंटेंजिबल एसेट्स की दुनिया में हम लोग अपने आप को बहुत लिमिट कर लेते हैं, पता है। हम लोग ऐसा सोचते हैं गुडविल, राइट्स, बस, इसके अलावा सोचते ही नहीं अपन, है ना। और भी चीजें होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं। स्ट्रीमिंग राइट्स सुना है? What is streaming rights? Yes, अपन देखते हैं बहुत सारे अलग अलग मूवीज, जो लेटेस्ट मूवीज रिलीज होते हैं, या बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज जो आते हैं, ये कोई एक पर्टिकुलर जगह पे ही स्ट्रीम होते हैं, है ना। तो उनके एक्सक्लूसिव होते हैं, तो वो राइट्स एक्वायर करने पड़ते हैं। कई बार क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, उसके स्ट्रीमिंग राइट्स एक्वायर करने होते हैं, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें होते हैं। एग्जाम्पल सर, एयरपोर्ट में आप लोग देखना, जैसे एक एग्जांपल सोच के देखो, एयर इंडिया का जब डील हुआ, ठीक है, तो टाटा ने खरीदा, ठीक है, अच्छे खासे वैल्यूएशन पे खरीदा। एक बार जरा सोच के देखो, ये कंपनी तो लॉस में था, अच्छे खासे ही लॉस में था, फिर भी इतने अच्छे वैल्यूएशन में कैसे बिका? अगर आप बोलोगे कि उनके एयरक्राफ्ट की वजह से, तो सर एयरक्राफ्ट की भी हालत थोड़ी खस्ता ही थी, ठीक है। अब ये मत बोलना एयर होस्टेस की वजह से ठीक है, हाँ जी। तो उसमें भी उतना नहीं था। उनके पास एक बहुत प्रेशियस इंटेंजिबल एसेट था, ठीक है, लैंडिंग एंड टेक ऑफ राइट्स। जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहां पे आपको लैंडिंग एंड टेक ऑफ राइट्स के टाइमिंग एक्वायर करने होते हैं। कौन से पर्टिकुलर टाइम में आपके फ्लाइट वहां पे लैंड करेंगे और टेक ऑफ करेंगे। अब जरा सोचो, बहुत सारे टाइम हमारे लिए कन्वीनियंट होते हैं, है ना, और बहुत सारे टाइम हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होते, तो फ्लाइट के टिकट्स उस हिसाब से बिकेंगे ना भाई। अगर मेरे कन्वीनियंट टाइम में मुझे मिल रहा है तो मैं ज्यादा पैसे भी देने को तैयार हूं, करेक्ट। तो यही बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसे एक्वायर किया, क्योंकि एयर इंडिया के पास सारे के सारे प्रीमियम लैंडिंग और टेक ऑफ राइट्स ऑलमोस्ट सारे एयरपोर्ट्स के एक्वायर्ड थे। ये वन ऑफ द मेजर इनटैंजिबल एसेट था, जिसकी वजह से इतना अच्छा खासा उनको वैल्यूएशन मिला, ठीक है।
चलो, तो एनीवेज, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, और आज की दुनिया में एंड इसके बाद इन फ्यूचर जहां आप लोग एज सीए आगे बढ़ने वाले हो, तो भैया आपको टेंजिबल से ज्यादा इंटेंजिबल एसेट्स दिखेंगे। एक बार सोच के देखो, आज के डेट में लोगों को सिर्फ एक ऐप या सिर्फ वेबसाइट से काम हो जाता है। दे डोंट कीप फिजिकल स्टॉक ऑफ थिंग्स। पहले पहले लोगों को वेयर हाउस रखना पड़ता था, लोगों को स्टॉक रखना पड़ता था। नोबडी कीप्स नाउअडेज। वो लोग सीधा ऐप या इसमें से डायरेक्टली आप ऑपरेट कर लेते हैं। एक जगह पे सिर्फ एक लैपटॉप के साथ यू कैन स्टार्ट अप अ बिजनेस, राइट? ये हो गया है आज के डेट पे। तो आगे चल के इंटेंजिबल एसेट्स का जमाना बढ़ने वाला है, एंड इसीलिए अमोर्टाइजेशन को हमारे सिलेबस में डाला गया है। ठीक है, चलो, एनीवेज, दिस इज नॉट अ रेगुलर बैच कि मैं इतने डिटेल में डिस्कस करूं। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं अभी, है ना? ओके, सो क्विकली नाउ इफ आई फोकस ऑन डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो मुझे दो बातों पे फोकस करना है अगर एग्जाम ओरिएंटेड मुझे जाना है तो। कौन सी दो बातों पे सर? एक तो मुझे देखना है सर अकाउंटिंग कैसे करने का है, और दूसरा उसके कैलकुलेशंस रिलेटेड एरियाज। ठीक है, अकाउंटिंग कैसे करने का है मतलब डेबिट क्रेडिट कहां करने का है, अलग अलग कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे, तब कहां डेबिट करने का, कहां क्रेडिट करने का। दिस इज व्हाट इज अकाउंटिंग। कैलकुलेशन मतलब सर व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन का अमाउंट, सर उसमें अगर चेंज आया तो कैसे करने का। ये सब चीजें जो आ गए, दीज आर ऑल रिलेटेड टू कैलकुलेशंस। ठीक है, कुछ चेंज आया तो क्या डेप्रिसिएशन सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा, अगर चेंज होगा तो कितना होगा, कैलकुलेशंस। ठीक है, चलिए, तो वन बाय वन लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले आ जाते हैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में हमारे पास दो अलग अलग मेथड होते हैं, एक को कहते हैं डायरेक्ट मेथड, एक को कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, मैं अक्सर यहां पर क्वेश्चन पूछता हूं, अभी नहीं पूछूंगा। अगर क्वेश्चन पूछता हूं कि कौन से दो मेथड होते हैं अकाउंटिंग के, तो मुझे अक्सर जवाब मिलता है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बेटा वो कैलकुलेशन के मेथड्स है, वो अकाउंटिंग के मेथड्स नहीं है। ठीक है, तो अकाउंटिंग यानी डेबिट क्रेडिट। तो अकाउंटिंग के डायरेक्ट मेथड में अगर मैं फोकस करूं तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सिर्फ सीए फाउंडेशन में पढ़ रहे हो आप लोग। आई मीन टू से 11th 12th और ग्रेजुएशन और सीए फाउंडेशन। ठीक है, इसके आगे इसको स्वाहा कर दिया जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? आप लोग आगे चल के एएस बेस्ड अकाउंटिंग सीखने जा रहे हो, और एएस बेस्ड अकाउंटिंग इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक है, और एक बात, आप गूगल में ऐसे गूगल करके देखना कि डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, तो गूगल नॉर्मली स्पीकिंग इंडिया वाला आंसर नहीं देता। उसका ज्यादातर रिप्लाई डॉलर वाले आते हैं, यानी वो यूएस बेस्ड देता है या किसी और कंट्री बेस्ड देगा। तो ये जो डायरेक्ट मेथड जो आप लोग पढ़ते हो, ये पूरी दुनिया में कोई और नहीं पढ़ता। हम एक्सक्लूसिव राइट होल्डर्स है सर इस चीज को पढ़ने के। ठीक है, तो पढ़ लो भाई, और इसके बाद कभी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो देख लो डायरेक्ट मेथड में क्या किया जाता है। पहले मैंने एसेट एक्वायर किया, जब मैंने एसेट एक्वायर किया तो एसेट अकाउंट को कर दूंगा डेबिट, और जैसे भी किया कैश में खरीदा, बैंक में खरीदा, तो कैश बैंक को कर दूंगा क्रेडिट। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं डेप्रिसिएट करूंगा ऑन टर्मिनेशन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये मैंने टर्मिनेशन वर्ड क्यों यूज किया? सर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं ऑन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? एंड, है ना? अब किस चीज का टर्मिनेशन सर? दो में से एक, टर्मिनेशन ऑफ द ईयर या टर्मिनेशन ऑफ द असेट, विच एवर इज अर्लियर। क्या कहा मैंने? टर्मिनेशन ऑफ द ईयर या टर्मिनेशन ऑफ द असेट, विच एवर इज अर्लियर। अब जैसे मान के चलो मेरा ईयर एंड हो रहा है ऑन 31st ऑफ मार्च। ठीक है, अब मैंने साल भर असेट को यूज किया, ईयर एंड आ गया। ठीक है, ये असेट को मैं टर्मिनेट या डिस्पोज ऑफ करने वाला हूं, बेचने वाला हूं, जो भी करने वाला हूं, बाद में कभी तो भी करूंगा, लेकिन फिलहाल मेरा ईयर एंड हो गया, तो मैं ईयर एंड को ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा। ठीक है, बट एट द सेम टाइम मेरा ईयर शुरू हुआ 31 मार्च को, ईयर एंड हो रहा है, लेकिन 31 मार्च पहुंचने के पहले ही मैंने असेट को बेच दिया, या असेट का ऑक्शन हो गया, या असेट डिस्ट्रॉय हो गया, एनीथिंग। क्या हुआ? असेट गया, असेट टर्मिनेटेड। ईयर एंड होने के पहले तो मैं डेप्रिसिएशन कहां तक चार्ज करूंगा? टिल द डेट ऑफ सेल या टर्मिनेशन। गेटिंग मी? सो मैंने क्या कहा आपको? फिर से उस बात को ध्यान देना, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ईयर एंड, टर्मिनेशन ऑफ द ईयर और टर्मिनेशन ऑफ द असेट, whichever is earlier. Got it? ओके, तो कैसे चार्ज करूंगा? सो डायरेक्ट मेथड है, तो यहां पे मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करूंगा और असेट अकाउंट को कर दूंगा डायरेक्टली क्रेडिट। ठीक है, ओके। फिर डेप्रिसिएशन बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, मैं इसे क्लोज करूंगा बाय ट्रांसफरिंग इट टू पीएनएल। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। अब वहीं पे अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड की बात करूं तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा? सब पहले तो मैं असेट खरीद रहा हूं, असेट खरीदने का थोड़ी अलग होगा, कुछ सेम एंट्री होगा, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। इनडायरेक्ट मेथड में अलग होगा
तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री। नाउ दिस मेथड इज समथिंग दैट यू विल बी अडॉप्टिंग इन फ्यूचर। यही मेथड है जो पूरी दुनिया में पॉपुलर है। ठीक है, क्या है ये? यहां पर जो ये चेंज हो रहा है वो यहां हो रहा है। डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज किया जाएगा ऑन टर्मिनेशन, लेकिन यहां एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसका एक और नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, थोड़ा आउटडेटेड नाम है। एएस की भाषा में इट इज कॉल्ड एज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो आप फ्यूचर में यूज करोगे। लेकिन हां, हमारे क्वेश्चंस में हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम भी दिखाई देगा, वो भी वही है। कुछ कुछ में तो उससे भी हाइट, डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट। ना ये गलत नाम है, लेकिन अगर दिखा तो वही नाम यूज कर लेने का। ठीक है, ओके। तो एनीवेज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद एज यूजुअल टू क्लोज डेप्रिसिएशन मैं पीएनएल अकाउंट को करूंगा डेबिट और डेप्रिसिएशन अकाउंट को कर दूंगा क्रेडिट। सो व्हाट यू सी हियर, सेकंड एंट्री में चेंज है, बाकी सब तो सेम है ना। तो फर्क क्या हो रहा है? फर्क ये हो रहा है कि सर जी मैंने डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली एसेट को क्रेडिट कर दिया और एसेट का वैल्यू रिड्यूस कर दिया, लेकिन यहां क्या किया? यहां पे मैंने एसेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, यानी एसेट कंटिन्यूज टू अपीयर एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। मैंने क्या किया? मैंने डेप्रिसिएशन को अलग से एक अलग अकाउंट में जमा कर दिया। कहां? उसका नाम है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो सर यहां दो अलग अलग अकाउंट बनेंगे इनडायरेक्ट मेथड में। एसेट जो कि उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे दिख रहा है, और आई विल आल्सो मेंटेन वन अकाउंट कॉल्ड एज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसे भी कैरी फॉरवर्ड करूंगा, और पूरा एसेट का जितना भी डेप्रिसिएशन है वो यहां अक्यूमुलेट होता जाएगा, जमा होता जाएगा, है ना। सो डायरेक्ट मेथड में मैं सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, एसेट अकाउंट। इसमें पूरा डिप्रिसिएटेड वैल्यू दिखा रहा हूं, जैसे हम लोग कहते हैं कैरिंग वैल्यू। क्या कहते हैं इसे? कैरिंग वैल्यू। हालांकि उसका हम लोग जो नाम सुनते आए हैं वो है रिटन डाउन वैल्यू, WDV। ठीक है, लेकिन एएस की भाषा में फ्यूचर में आप लोग पढ़ोगे कैरिंग वैल्यू। ठीक है, तो ये नाम भी जान के रख लो भी, कैरिंग वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू। फिर हम लोग एसेट को दिखाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में क्या हो रहा है? हम दो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, एक एसेट और एक accumulated depreciation. Asset will be maintained at its original cost, और उसपे जितना भी depreciation है वो जमा होता जाएगा कहां पे? accumulated depreciation account में। जमा ये बात? यस। अब अगर मान के चलो मैं एसेट बेचता हूं तो क्या एंट्री करूंगा सर? चलो ठीक है यार, देखो अगर डायरेक्ट मेथड से अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले टिल द डेट ऑफ सेल डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। कैसे? वही एंट्री करूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, सेम। ठीक है, और उसके बाद सेल की एंट्री कर दूंगा। कैसे? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल। अब यहां एक गलती होती है, देखो प्रॉफिट बोले तो हमारे दिमाग में आता है क्रेडिट, प्रॉफिट बोले तो हमारे दिमाग में आता है क्रेडिट। तो वो दिमाग हमें धोखा क्या दे देता है? हमें दिमाग कहता है सीधा एसेट को क्रेडिट कर देने का, काम खत्म। भाई साहब प्रॉफिट क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट क्रेडिट होगा, प्रॉफिट अकाउंट, एसेट डेबिट होगा। समझ रहे हो बात को? तो प्रॉफिट की एंट्री क्या दिख रही तेरी आपको? प्रॉफिट ऑन सेल को क्रेडिट किया आपने, लेकिन एसेट को डेबिट किया, रेडिंग नहीं। और उसी तरह से अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस में क्या होगा? उल्टा होगा, लॉस ऑन सेल डेबिट होगा और एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा। सिंपल, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड अगर फॉलो कर रहा हूं तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा? चलो अभी उसको भी देख लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन टिल डेट वैसे ही रहेगा, टिल द सेल डेट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नॉट एसेट। ठीक है, उसके बाद मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो भी बैलेंस है, जो भी बैलेंस है मतलब जो एसेट को बेचा उस एसेट का जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां जमा है, इसे मुझे ट्रांसफर कर देना होगा टू एसेट बाय पासिंग द एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो समझो बात को, मान के चलो मेरे पास ए बी सी डी 4 एसेट्स है, मैंने एसेट ए को बेचा, एसेट ए में ना 3 साल से मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता आ रहा हूं। ठीक है, अगर 3 साल से चार्ज करता आ रहा हूं तो इनडायरेक्ट मेथड में उसका पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में अलग से जमा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? वो 3 साल का जितना भी ए का डेप्रिसिएशन है उसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से हटा के एसेट अकाउंट में ले जाऊंगा। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग देयर। सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब एसेट उसके WDV पे आ जाएगा, तो मुझे अभी एसेट अकाउंट में सेल का एंट्री कर लेना है, वही सेम एंट्री बैंक टू एसेट, और उसके बाद प्रॉफिट और सेल का बिल्कुल सेम, उसमें कोई चेंज नहीं, प्रॉफिट और लॉस का बिल्कुल सेम एंट्री। ठीक है, ओके। अब यहां पर एक और जो हमारा मेथड आ जाता है वो है एसेट डिस्पोजल मेथड। अब इसमें क्या होता है, बस
अकाउंटिंग तो ऑलमोस्ट सेम है, फिर एक एडिशनल अकाउंट बनाना पड़ता है कॉल्ड एज एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो इसमें क्या किया जाता है सर, सबसे पहले तो मैं डिप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल चार्ज करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो भी असेट का ओरिजिनल कॉस्ट है वो असेट अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो असेट अकाउंट से मैं उसे ट्रांसफर करूंगा टू अ स्पेशल अकाउंट कॉल्ड एज असेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा सर, जितना भी उस एसेट का अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, उस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को मैं अलग से ट्रांसफर कर दूंगा टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो हेंस मेरे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जो बैलेंस दिखेगा वो ऑटोमेटिकली मुझे प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताएगा। ठीक है, नाउ इस चीज पे हमें थोड़ा सीखने की जरूरत है, अच्छे से आना चाहिए। आप लोग मुझे थोड़ा ईमानदारी से बताओ, ये मेथड पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं इमीडिएटली इसका, ठीक है, ताकि हम लोग उसको रिलेट कर पाए। ओके, चलो मैं आपको क्वेश्चन में व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको जैन 25 एमटीपी का ही क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये वाला, क्योंकि ये इसी पे आया था, एसेट डिस्पोजल मेथड पे आया था। ठीक है, तो जैन 25 एमटीपी का ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, चलो देखो क्या दिया मुझे। S. Chan and Associates purchased a machine for ₹3 lakh on 1/1/21. Another machine costing ₹4,50,000 was purchased on 1/7/2022. On 31/12/23, the machine purchased on 1/1/21 was sold for ₹1,50,000. The company provides depreciation at 15% on written down value method. ठीक है, the company closes its accounts on 31st December every year. हमें 3 अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, एक तो मशीन अकाउंट, एक मशीन डिस्पोजल अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर जैसे मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखा, मुझे समझ में आ गया कि मैं अक्यूमुलेटेड इनडायरेक्ट मेथड, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला मेथड यूज कर रहा हूं। ठीक है, देखो है बहुत ही नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन 10 मार्क दे रहे हैं। ठीक है, ये 10 मार्क क्यों दे रहे हैं? फॉर जस्ट वन सिंगल थिंग, कि ये एसेट डिस्पोजल मेथड पड़े कि नहीं पड़े, बस सिर्फ इस बात पे 10 मार्क है। गेटिंग मी? चलो तो देखते हैं अभी क्या करना है। सर सबसे पहले तो मैं मशीन की बात करता हूं। तो सर मैंने 1/1/21 में मशीन खरीदा 3 लाख रुपए का। ठीक है, ओके, तो मैं इसके लिए मशीन अकाउंट में कर दूंगा डेबिट 1/1/21 में टू बैंक, ऐसे ही होगा, है ना, 3 लाख रुपए, ये हो गया पहला एंट्री। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है, उसके बाद मुझे दिख रहा है अनदर मशीन कॉस्टिंग 4,50,000 वाज परचेज्ड ऑन 1/7/22, यानी बाद में हुआ ना। तो डिप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में हमें डेट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो 1/1/21 यानी जनवरी 21, तो सर 31 दिसंबर 21 को पहला साल एंड होगा, है ना। तो 31 दिसंबर 21 को मुझे इस एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम अलग से एक टेबल बनाते हैं कुछ इस तरह का, है ना। देखो 1/1/21 में मैंने 3 लाख का एसेट खरीदा। ठीक है, ये 3 लाख का एसेट है, जिसपे साल भर का मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूं 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो कैलकुलेटर लो, देखो 3 लाख का 15%, शुरुआत में ही खरीदा था तो साल भर का डेप्रिसिएशन आएगा, यहां पे 45,000 आ गया डेप्रिसिएशन, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन आ गया 45,000। ये माइनस करके डब्ल्यूडीवी कितना बचा, डब्ल्यूडीवी बचा 2,55,000। ठीक है, ये बच गया। ओके सर, अब इसके बाद क्या हो रहा है सर, इसके बाद मैंने एक और नया एसेट खरीदा। कब खरीदा? ऑन 1/7/2022। ठीक है, 2022 में ये नया एसेट खरीदा, लेकिन ये 6 महीने होने के बाद खरीदा। तो 4.5 लाख का ये एसेट है, टोटल कॉलम में भी मैंने ऐसा लिख लिया। तो ईयर एंड में मैं फिर से 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, लेकिन ये जो 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 15%, ठीक है, तो सर ये 2,55,000 पे तो साल भर का कैलकुलेट करूंगा, लेकिन इस 4,50,000 पे हाफ ईयर का, है ना। देखिए कैलकुलेट करके 2,55,000 इंटू 15%, 2,55,000 इंटू 15%, 2,55,000, हाँ 38,250 आया ये। ठीक है, अच्छा अब 4.5 लाख पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन, तो 4.5 लाख पे 15% इंटू 6/12, देखो कितना आ रहा है, 33,750, दोनों मिला के 72,000 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस करके अब मेरा डब्ल्यूडीबी यहां पे बच रहा है 2,16,750 एंड 4,16,250। ठीक है, ओके,
ये यहां ये गलत हो गया, ये वाला यहां पे गलत होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे टोटल आएगा ना, वो टोटल मैंने नहीं लिया, मैंने सिर्फ वो एक का ही लिख लिया वहां पे, है ना। तो एनीवेज, तो ये जो है अब ये हो जाने के बाद नेक्स्ट ईयर मैं फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 2023 में। लेकिन 2023 के बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या दिया है कि सर ऑन 31st of December 23 द मशीन परचेस्ड ऑन 1121 यानी 3 लाख वाला was sold for 1,50,000। ठीक है, तो हम लोगों ने बेचा, लेकिन कब बेचा? 31st of December 23 ईयर एंड। ठीक है, तो साल भर यूज करने के बाद बेचा ना, तो पहले साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूंगा मैं। तो साल भर का डेप्रिसिएशन ऑन 2,16,750 15% कितना आ रहा है? 32,512.5 है ना। मैंने उसको राउंड ऑफ करके ऐसा लिख लिया, ये WDV बचा। अब इसी तरह से 4,16,250 पे भी साल भर का डेप्रिसिएशन आएगा अभी, इंटू 15%, 62,437.5। अब उधर मैंने 50 में से कम किया था तो इधर बढ़ा दिया, तो ये हो गया 62,438, दोनों मिला के ये हो गया टोटल डेप्रिसिएशन, है ना। सो WDV ये बचा, करेक्ट, ओके। अब इस चीज को मुझे अकाउंटिंग करने का है ना। तो अकाउंटिंग अभी मैं कैसे करूंगा? देखो, मैं पहले साल का असेट रिकॉर्ड कर चुका था, है ना। तो पहले साल के ईयर एंड में आई विल चार्ज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वैसा नाम होना चाहिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेकिन क्वेश्चन में यही नाम दिया तो मैं भी वही यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये मैंने पहले साल का एंट्री किया। अब हेंस मशीन में 3 लाख का ही बैलेंस बचा, इसे कैरी फॉरवर्ड करूंगा, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई देगा। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी 45,000 का बैलेंस बचा, इसे भी कैरी फॉरवर्ड करूंगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही मशीन या जो भी, मशीन में से माइनस करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। यह हुआ। अब अगले साल 3 लाख का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर भी 3,45,000 का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगले साल मैंने एक और एसेट खरीदा, लेकिन कब खरीदा? 1/7/2022 को। तो 1/7/22 को टू बैंक 4.5 लाख, ठीक है, ये एंट्री कर लिया। अब ये एंट्री कर लेने के बाद मैं 31st of December 22 को डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। इसका मैं कैलकुलेशन करके रख चुका हूं। कितना डेप्रिसिएशन है सर? 72,000, दोनों एसेट का मिला के, है ना। तो 72,000 का डेप्रिसिएशन, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, चार्ज कर दिया, ठीक है। हेंस ये बैलेंस बचा, ओके, ये बैलेंस बचा। तो ये 1,17,000 विल बी कैरीड फॉरवर्ड और इधर भी 7.5 लाख विल बी कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है। यहां तक जमा। चलो, तो एक काम करोगे अभी सब लोग, पहले यहां तक लिख लो, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग इसको देख के लिखो, मैं चाहता हूं कि आप ये देख के लिखो, क्वेश्चन देख के लिखो, ठीक है। कर पाओगे इतना? चलो करो। जो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो आप लोग, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके इसको लिखना शुरू करो, सॉल्व करो, यहां तक करो। सिर्फ पहले 2 साल का सॉल्व करने के लिखा है मैंने, हाँ। आवाज नहीं आ रहा था क्या अब तक? एक मिनट, शायद
अब ठीक होना चाहिए आवाज। थोड़ी देर के लिए शायद आवाज नहीं हो रहा था, आ रहा था रिकॉर्डिंग में। ठीक है, एनीवेज, तो रिकॉर्डेड जो भी देख रहे हो थोड़ी देर के लिए शायद आपको आवाज नहीं आ रहा था, लेकिन अभी ठीक है मेरे ख्याल से। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप लोगों ने पूरा का पूरा अपने ऑन योर ओन सॉल्व करना है। तो आप लोगों को मैं वो टेबल बनाने के लिए कह रहा हूं, टेबल बनाइए आप लोग, मशीन 1, मशीन 2 और टोटल। ठीक है, उसमें लिखिए 1121 को 3 लाख का मशीन 1 खरीदा, मशीन 1 के कॉलम में, टोटल के कॉलम में। फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो 31 दिसंबर 21 को। ठीक है, माइनस करके जो बचेगा दैट विल बी द WDV। ठीक है, तो 2021 खत्म हुआ, हैप्पी न्यू ईयर 2022। ठीक है, तो 2022 को हम लोगों ने एक और नया एसेट खरीदा। कब खरीदा लेकिन? 1722। तो वहां पे पर्टिकुलर्स पे लिखना 1722 परचेज 4.5 लाख। मतलब ये टेबल बनाते वक्त यू आर जस्ट मूविंग ऑन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, है ना, डेट वाइज एक एक करके। ओके, सो 31 दिसंबर 22 को आप दूसरे साल का डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, 31 दिसंबर 2022। तो सर मशीन 1 पे तो 15% डिप्रिसिएशन साल भर का आएगा, लेकिन मशीन 2 पे 15% डिप्रिसिएशन सिर्फ 6 महीने के लिए आएगा, है ना। करो कैलकुलेट, वहां पे लिखो, फिर माइनस करके लिखो WDV। ठीक है, उसके बाद तीसरा साल यानी 2023। 2023 पूरा एंड होने के बाद ही हमने एसेट बेचा है, मशीन 1 को बेचा है। तो आप पहले तो पूरे 31 दिसंबर 23 तक का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो। 31 दिसंबर 23 तक का डिप्रिसिएशन ऑन बोथ द एसेट्स। ध्यान रखना WDV जो भी है उसका 15%। एक बार चेक कर लो, सही है। ठीक है, परफेक्ट। अब 2022 तक की अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट कर लो आप लोग। हो चुका है 2022 तक का जितना मैंने यहां पे टिक किया, ये हो गया बराबर। तो देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। मशीन अकाउंट में पहले 3 लाख का डेबिट, फिर उसे कैरी फॉरवर्ड किया, ब्रॉट फॉरवर्ड किया, 4.5 लाख का एसेट खरीदा, अब 7.5 लाख कैरी फॉरवर्ड कर दिया, है ना। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में पहले 45,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, कैरी फॉरवर्ड किया, अगले साल ब्रॉट फॉरवर्ड किया, फिर दूसरे साल 72,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया। टोटल अब कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 1,17,000। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं 2023 में। 2023 में मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है 7.5 लाख और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 1,17,000। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरे साल भी पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, जो हम लोग कैलकुलेट करके रख चुके हैं। 94,950 का डिप्रिसिएशन है। सो डिप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन विल बी क्रेडिटेड 94,950। ठीक है, यहां तक कहानी टिपिकल है। अब इसके बाद शुरू होता है मशीन डिस्पोजल का रोल। ठीक है,
क्योंकि अब 31/12/2023 को हम लोगों ने मशीन 1 को बेच दिया। ठीक है, चलो, तो मशीन 1 का डिटेल एक जगह नहीं है सर, मशीन 1 के डिटेल दो जगह है। समझ रहे हो बात को? सर मशीन 1 का कॉस्ट कितना है यह मुझे पता चलेगा मशीनरी अकाउंट में, और मशीन 1 का डेप्रिसिएशन कितना है यह मुझे पता चलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। हमने दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन किए है ना। मतलब इट इज लाइक सर टाइम क्या हुआ है, अपन घड़ी देख रहे हैं, घड़ी में अपने को आवर्स का कांटा मिनट्स का कांटा दिख रहा है जिससे अपन टाइम बता दे रहे हैं, है ना। अब जरा इमेजिन करो एक स्पेशल घड़ी बना है, ठीक है, एक में आवर्स का कांटा है और मिनट्स का कांटा दूसरे घड़ी में। अब मैं आपको पूछ रहा हूं टाइम क्या है, तो भाई वो आवर्स का कांटा जिसपे उसको देख के आप सिर्फ टाइम बता पाओगे क्या? पूरा नहीं बता पाओगे ना, आपको वो मिनट्स का कांटा भी तो देखना पड़ेगा ना, तो आपको दोनों घड़ी देख के बताना पड़ेगा। तो सेम वे यहां पर अगर मैं आपको पूछ रहा हूं व्हाट इज द WDV, आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि दो अलग अलग अकाउंट है सर, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, मैं एक तीसरा अकाउंट बनाऊंगा, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, यानी जिस मशीन को मैंने बेचा उसके लिए मैं अलग से अकाउंट बना रहा हूं। तो व्हाट आई विल डू इज हर एक अकाउंट में से उस मशीन 1 की डिटेल को हटाऊंगा और मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ले जाऊंगा। ठीक है, कैसे? चलो देखो, मशीनरी अकाउंट में कॉस्ट है, तो जरा ध्यान से देखना, मैंने यहां से 3 लाख रुपए हटा दिए टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मशीन 1 बेचा ना हमने, तो मशीन 1 में से 3 लाख रुपए हटा दिया, कहां ले गया? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। कैसे ले जाऊंगा सर? यहां क्रेडिट करूंगा और मशीन डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। कुछ समझे क्या किया? मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन, यानी अब मशीन अकाउंट में से 7.5 लाख में से 3 लाख रुपए चले गए, है ना। जरा देखो, 7.5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए चले गए, करेक्ट, ओके। अब इसी तरह से यहां ये जो भी जमा दिख रहा है, ये टोटल डेप्रिसिएशन, इसमें से जितना भी मशीन 1 का डेप्रिसिएशन है उसको मुझे हटा देना है मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। सर लेकिन यहां से कैसे समझू? यहां पे तो दोनों मशीन का मिक्सचर है ना, इसलिए तो टेबल बनाया अपन ने। ठीक है, तो अभी टेबल पे ध्यान दो। टेबल पे हम लोग देखते हैं मशीन 1 पे आज तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने। सर मशीन 1 पे पहले तो 45,000 चार्ज किया था, फिर 38,250 चार्ज किया था, फिर ये 32,512 चार्ज किया, सब मिला के कितना हुआ? 1,15,762, इतना ही डेप्रिसिएशन है ना टोटल। तो ये 1,15,762 मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से हटाऊंगा। फिर से ध्यान से देखना, ये टोटल डेप्रिसिएशन है, इसमें से मैंने हटा दिए 1,15,762, और इसे कहां ले जा रहा हूं? इसे मैं ले जा रहा हूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, या सॉरी मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, माय मिस्टेक, सॉरी मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। समझे बात को? यस सर। तो ये 1,15,762 यहां आ गया ट्रांसफर्ड। ठीक है, ओके ओके। अब कैन आई से, अब मशीन डिस्पोजल अकाउंट को ध्यान से देखना। मशीन डिस्पोजल अकाउंट में आपको 3 लाख रुपए इसका ओरिजिनल कॉस्ट दिखाई दे रहा है, और अभी अभी आपने इसका डेप्रिसिएशन यहां पे चार्ज कर दिया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक काम करना, ये जो मैंने सर्कल किया है ना, इसका डिफरेंस देखो तो कितना है? 3 लाख माइनस 1,15,762। करो एक बार, यही आ रहा है क्या? करेक्ट। यानी हमने क्या किया, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में जितना अभी तक पोस्ट किया, इससे वो मशीन डिस्पोजल अकाउंट उसके WDV पे आ गया। ठीक है, अब मैं इसकी सेल की एंट्री करूंगा यहां बाय बैंक। ठीक है, सर वहां ऑलरेडी WDV था, मैं सेल की एंट्री कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली इस अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो होगा या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो अगर प्रॉफिट हुआ आपको यहां पर नजर आएगा बैलेंस, और अगर यहां नजर आ रहा है सो दिस मींस दिस इज अ लॉस। अब यहां बहुत कॉमन गलती होती है, क्रेडिट देख के हम प्रॉफिट सोच लेते हैं। सर ये एसेट अकाउंट है, एसेट में क्रेडिट यानी लॉस में डेबिट, दिस इज लॉस। तो समझे क्या हुआ? यस, सो दिस इज मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ओके, अब जरा ध्यान से देखना, अब मशीन अकाउंट में क्या बैलेंस बचा? 4.5 लाख। दो ही तो मशीन थे, मशीन 1 गया तो मशीन 2 का कॉस्ट बचा। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में दो ही तो मशीन थे, एक मशीन गया तो जो बैलेंस बचना चाहिए वो मशीन 2 का डेप्रिसिएशन ही होना चाहिए। तो है क्या? चलो क्रॉस चेक करके देखते हैं एक बार। मशीन 2 का डेप्रिसिएशन आज तक कितना चार्ज किया सर?
33,750 और 62,438, यही बैलेंस वहां पे बचना चाहिए। फिर बच रहा है क्या, देखो, यस, जमा। दिस इज व्हाट इज द अकाउंटिंग। ओके, कुछ समझे क्या किया? लिख लो, अभी एक एक करके लिखो। पहले आप लिखो मशीन अकाउंट में, मशीन के क्रेडिट पे लिखो 31 दिसंबर 23 को। बाय मशीन डिस्पोजल 3 लाख रुपए। बैलेंस अभी मत लिखना, बैलेंस बाद में लिखना। बाय मशीन डिस्पोजल 3 लाख रुपए, ऐसा लिख के आप अकाउंट बना लो, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मशीन डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दो 31 दिसंबर 23। मैंने सभी जगह बाय बाय लिख के रख दिया। 2 आएगा वहां पे एक्चुअली, हाँ, 2 मशीन। वैसे ये 2 और बाई नहीं भी लिखा तो भी चलता, डजंट मैटर। आईसीआई उतना ध्यान नहीं देता इस पे, अनलेस एंड अनटिल चेकिंग किसी ग्रेजुएशन लेवल के बंदे से करवाया जाए, फिर अलग बात है। हाँ वही लिख ही लो फिर। पहले आप लोगों ने मशीन से ट्रांसफर किया, उसके बाद एक्यूमुलेटेड आई मीन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से ट्रांसफर किया आपने 1,15,762। जो भी बच्चों आप लोग जो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है बेटा ये बात कि आप लोग इसको एज इट इज ब्लाइंडली कॉपी मत करो, आप फ्लो में कॉपी करो। हमारा दिमाग तभी कंफर्टेबल होता है, तभी समझ पाता है चीजों को, जब प्रॉपर फ्लो फॉलो हो। ठीक है, अगर मैं ब्लाइंडली बस एक के बाद एक के नीचे एक के नीचे लिखे जा रहा हूं तो दिमाग कंफर्टेबल नहीं होता है ना। यहां पे हम कम क्वेश्चंस कर रहे हैं लेकिन अच्छी तरह से कर रहे हैं, इसलिए इसको एक ही क्वेश्चन की मदद से पूरी तरह से समझने की कोशिश करो। ठीक है, रेगुलर बैच में ऐसे ही एक पूरा जंबो क्वेश्चन है, बहुत सारे एसेट्स है उसमें, जिसमें 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे बढ़िया 4-5 साल का पूरा अकाउंटिंग हो रहा है। उसके बाद किसी एक एसेट को अपन ने बेचा, तो उसमें अपन डायरेक्ट मेथड विदाउट मशीन डिस्पोजल, इनडायरेक्ट मेथड विथ मशीन डिस्पोजल, विदाउट मशीन डिस्पोजल, फिर डायरेक्ट मेथड विथ मशीन डिस्पोजल, इनडायरेक्ट मेथड विथ मशीन डिस्पोजल, ऐसे 4 तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं सेम क्वेश्चन को। समझ सकते हो कितना टाइम लगता है। ठीक है, अभी हम लोग उतना नहीं कर रहे हैं, अभी यहां पर जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही देख रहे हैं बस। ठीक है, ये हुआ, जम गया ये। ओके, यस, तो जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड। हाँ बोलो। 94,950 इस साल का डेप्रिसिएशन, ये टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द करेंट ईयर है ना, वो भी तो चार्ज करेंगे ना। चलो डन, बढ़े आगे। यस, तो ये हुआ बेसिक अकाउंटिंग। ठीक है, ये अकाउंटिंग के जर्नल एंट्रीज देखने के बाद अब हम आ जाते हैं कैलकुलेशंस में। ठीक है,
तो कैलकुलेशंस की दुनिया में जब हम आते हैं तो सबसे पहली बात तो आपको यह याद रखना होगा कि डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन के 3 बेसिक मेथड्स होते हैं। 3, एक हुआ स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरे को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड्स, और तीसरे को हम कहते हैं एक्टिविटी मेथड्स। ये 3 नाम है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शॉर्टकट में अक्सर नाम याद रख के चले जाते हैं कि सर WDV मेथड एक होता है, एक सम ऑफ डिजिट मेथड, अरे वो कौन से कैटेगरी में आता है उस पर ध्यान नहीं देंगे तो इंस्टीट्यूट ट्रू और फॉल्स में कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो जरा नाम को, हेडिंग को अच्छी तरह से देखते हुए चलो। अब यहां पर ना बेसिकली ये 3 जो आपको मेथड्स दिखाई दे रहे हैं, ये असेट्स के डिप्रिसिएट करने के नेचर के मुताबिक बनाए हुए हैं, ठीक है। देखो कैसा होता है कि जैसे मान के चलो मैंने कोई एसेट खरीदा, मैंने कौन सा एसेट खरीदा, मैंने कोई तुम्हें ये एसेट है, ठीक है, दिस इज एसेट, ये खरीदा मैंने, है ना। अब इस एसेट का जो मेरे को यूज है वो हर साल कांस्टेंट है, सेम है, सेम तरीके से इसका बेनिफिट मिलता है मेरे को, अलग अलग कुछ नहीं, है ना। तो बेनिफिट इज इक्वल एवरी ईयर, तो हेंस आई विल रिकवर द मनी इक्वली एवरी ईयर फ्रॉम माय P&L अकाउंट। तो इसे कहा जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड अमाउंट रिकवर्ड एवरी ईयर, ठीक है। दूसरा है एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड, जो कि काफी कॉमन है। मोस्ट ऑफ द मैन मेड एसेट्स, ये सबसे ज्यादा बढ़िया कब चलते हैं, जब शुरुआत है, ईयर के शुरुआत में सबसे बढ़िया चलते हैं, सेकेंड ईयर में ठीक ठाक चल जाएगा, थर्ड में और अच्छा ठीक ही चलेगा, फोर्थ में थोड़ा बेकार चलेगा, फिफ्थ ईयर में और खराब होगा। जैसे जैसे एसेट पुराना होगा वैसे वैसे उसका बेनिफिट भी कम होता जाएगा, है ना। तो ये रेशियो में हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, यानी डिप्रिसिएशन गेट्स रिड्यूसिंग एवरी ईयर, है ना। इसे कहा जाता है एक्सेलरेटेड मेथड्स। तीसरा होता है एक्टिविटी मेथड्स। एक्टिविटी मेथड्स मतलब ये वो मेथड्स है जहां पर आपको पता नहीं कि कैसा बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब कभी कम तो कभी ज्यादा, कभी कम भी बेनिफिट मिल सकता है, कभी ज्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर एक्चुअली यूजिंग द एसेट। तो वहां पे अप्लाई होता है एक्टिविटी मेथड्स, ठीक है। तो ये 3 बेसिक मेथड्स है। अब इसमें स्ट्रेट लाइन तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो एक ही मेथड हुआ, लेकिन अगर मैं एक्सेलरेटेड मेथड की बात करूं तो उसमें आ जाते हैं 2 और मेथड्स, या तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड, ठीक है। और वहीं पे एक्टिविटी मेथड्स की बात करूं तो वहां पे 3 मेथड्स हमारे सिलेबस में। कौन से 3 मेथड? एक है प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, एक है डिप्लीशन मेथड, और एक है मशीन आर रेट मेथड। ये सब हमारे सिलेबस में है, ठीक है। चलो अब एक एक करके देखते हैं हम लोग, वन बाय वन, ठीक है। सर स्ट्रेट लाइन मेथड सबसे पहले, है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या हो रहा है सर? वेरी सिंपल। स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है सर? हर साल का वी विल कैलकुलेट डिप्रिसिएशन, एनुअल, है ना। और ये डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा एज कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस वॉट एवर इज द रियलाइजेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। ये तीनों हमें क्वेश्चन में दिए रहेंगे। बस कॉस्ट के बारे में एक बार ध्यान रखना, कॉस्ट मींस द हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो मैं यहां पे ये भी दे देता हूं, वेयर जब मैं कॉस्ट की बात करता हूं द ओरिजिनल कॉस्ट विल बी टेकन, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और भी एक्सपेंसेस है विच इज इंकर्ड प्रायर टू इट्स फर्स्ट टाइम यूज, क्या कहा? प्रायर टू इट्स फर्स्ट टाइम यूज, तो वो सब चीजों को भी मैं कॉस्ट में कंसिडर करूंगा। जैसे इंस्टॉलेशन चार्जेस, या उस असेट को मेरे पास लेके आने के लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने पड़े। देखो बात को समझो, डिपेंड करता है। जैसे मान लो अपन ने घर पे कोई एक असेट खरीदा जो बहुत भारी भरकम है, फ्रिज खरीदा सपोज, ठीक है। तो फ्रिज खरीदा तो हो सकता है कि आगे वाला फ्री होम डिलीवरी करवा दे, पॉसिबल है, लेकिन जरूरी नहीं है ना। अगर फ्री होम डिलीवरी नहीं करवाया तो ऐसे ही हाथ में पकड़ के तो ला नहीं सकते, जेब में डाल के तो ला नहीं सकते, थैले में डाल के फ्रिज ला लिया, ऐसा तो होगा नहीं। ट्रक वर्क में भर के लाना पड़ेगा ना कुछ, तो सर उसके लिए कुछ तो भाड़ा देना पड़ेगा ना। तो वो फ्रिज को यूजेबल हालत में लाने के पहले वो खर्चा लगा, तो वो भी उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट में काउंट हो जाएगा। 50,000 का फ्रिज है, 2,000 रुपए का डिलीवरी चार्जेस लग गया मुझे, और उसके अलावा इंस्टॉल करने के लिए और 1,000 रुपए लग गए, तो सर 50 + 2 + 1 फ्रिज का कीमत पकड़ लूंगा 53,000, ठीक है। ये हुआ नंबर 1। दूसरी बात रेसिडुअल वैल्यू। व्हाट इज रेसिडुअल वैल्यू? सर एंड में क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। इट इज द एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। अब देखो हम लोग अक्सर रेसिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू तीनों को बोलते हैं, तीनों सेम तो है यार, अलग ही क्या है कि नहीं। तो ये तीनों अलग है, मतलब देखो बात को समझने की कोशिश करो। मैं अगर कहता हूं कि 3 जुड़वे भाई है तो तीनों सेम है क्या? अरे भाई 3 हस्ती अलग है ना, दिखने में एक जैसे है लेकिन है तो 3 अलग ना। तो ये ऐसे ही कुछ हो रहा है, तो जरा समझने की कोशिश करो। रेसिडुअल वैल्यू इज द कॉमन नेम यूज्ड, ठीक है। व्हाट इज सैल्वेज वैल्यू? सैल्वेज वैल्यू इज
सेकेंड हैंड वैल्यू। क्या कहा मैंने? सेकेंड हैंड वैल्यू। कोई भी एसेट अगर आप खरीदते हो, जैसे आपने मोबाइल फोन खरीदा, मोबाइल फोन को अगर मान के चलो आपको रिप्लेस करना है, चेंज करना है, तो आप दुकान में जाके बोलते हो ना भैया कितने में लोगे, है कि नहीं? तो अपने को कुछ ना कुछ सेकेंड हैंड वैल्यू मिलता है उसका। सो दैट इज कॉल्ड एज सैल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है रद्दी का भाव। मतलब हर चीज का सेकेंड हैंड मार्केट नहीं होता ना, कुछ चीजें रद्दी बाजार में जाते हैं, उसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, यह है दोनों में फर्क। रेसिडुअल वैल्यू दोनों को मिला लो तो रेसिडुअल वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, यस। तीसरा है यूजफुल लाइफ। व्हाट इज दैट? द एस्टिमेटेड पीरियड ओवर विच द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू यूज बाय द एंटिटी। कितने टाइम तक वो यूज किया जा सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ ऑफ एसेट एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। सर एसेट का लाइफ हो सकता है, लेकिन एसेट यूजफुल है क्या, उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। पूरा खेला उसी पे। ठीक है, तो जैसे मैंने एक लैपटॉप खरीदा, तो लैपटॉप आज भी चालू होता है। अरे चालू तो होता है, लेकिन उसमें अपडेट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो सर वो कोई मेरे काम का नहीं है। समझ लो बात को? मेरे पास आज भी वो नोकिया का फोन है सर, आज भी मैं बटन दबाओ चालू हो जाता। अरे तो क्या करोगे, आज उसमें व्हाट्सएप नहीं चलता, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, कुछ नहीं चल रहा मेरा, है ना? पुराना वाला जो आना आता था ना, वो वाला फोन, डब्बा फोन, जिसमें अपन फुटबॉल भी खेल सकते हैं, है ना? तो बात को समझो, इफ इट इज नॉट यूजफुल, बिजनेस में कोई काम का नहीं है। गेटिंग मी? तो आपको देखना है कितने टाइम के लिए बिजनेस में काम का है। दैट इज व्हाट इज यूजफुल लाइफ। ठीक है, एक और बात पे ध्यान देना कि रेसिडुअल वैल्यू एज वेल एज यूजफुल वैल्यू दोनों के दोनों एस्टिमेट्स है। You cannot accurately tell what is the residual value or the useful life. ये एस्टिमेट लगाया जाता है। ठीक है, तो इन दो एस्टिमेट्स के बेसिस से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, नाउ इसको ना थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो एसएलएम दिया है, इसके लॉजिक को मैं आपको कवर अप करवाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो लॉजिक, वहां पे नीचे हेडिंग दे दो, लॉजिक। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं एक। ठीक है, सपोज कॉस्ट ऑफ एसेट इज 5 लाख। ठीक है, लाइफ इज सपोज 5 years, यूजफुल लाइफ इज सपोज 5 years। ठीक है, एंड रेसिडुअल वैल्यू, आरवी यानी रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू है सपोज 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? ये पहला साल है, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, है ना? 1 2 3 4 5। तो यहां पर मेरे जेब से खर्च हो गए 5 लाख रुपए। ठीक है, और एंड में वैल्यू बचेगा 0। एंड में वैल्यू बच जाएगा 0। यानी मेरे को ये जो मेरा खर्चा हुआ है 5 लाख का, इसको वसूलना है बिजनेस से। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को ना इसका सेम बेनिफिट मिल रहा है हर साल, तो सेम बेनिफिट मिल रहा है, यानी 5 साल में मुझे उस 5 साल को वसूल करने का है। तो हर एक साल में कितना कितना वसूल करूंगा? 1-1 लाख रुपए। दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड। समझे बात को? ये लॉजिक है इसके पीछे का। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इस कॉस्ट को लिया माइनस रेसिडुअल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय लाइफ। कितने साल में डिवाइड करना है? 5 साल। जमा? अब जरा सोच के देखो, मैं यहीं पे एग्जांपल को चेंज करता। सपोज मैं कह रहा हूं कॉस्ट है 5 लाख। ठीक है, लाइफ 5 साल, और सपोज कि मैं कह रहा हूं कि रेसिडुअल वैल्यू है 20,000 रुपए। सपोज ऐसा कहा, तो क्या हुआ सर? सर 1 साल, 2 साल, 3 4 5, 5 साल में सबसे पहले मेरे जेब से 5 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन 5 साल बाद मेरे को 20,000 रुपए मिल जाएंगे सर। कहां से मिल जाएंगे? रेसिडुअल वैल्यू है सर, 20,000 तो वैसे मिल जाएंगे। तो मुझे 5 साल में 5 लाख वसूलने हैं क्या? कितना वसूलना है फिर? 4,80,000 बराबर। तो ये 4,80,000 को मैं 5 साल में रिकवर करना चाहता हूं, तो हर साल कितना रिकवर करूंगा? जमा। क्या किया? तो यही लॉजिक है इसके पीछे। 5 लाख में से मैंने माइनस किया ये 20,000 डिवाइडेड बाय 5 आया। तो ये है हमारा फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है।
चलो नेक्स्ट, इसके बाद आ जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा सर, इसका तो वैसे तो है एक प्रॉपर फॉर्मूला, ठीक है, वो काफी मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है, उससे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं प्लीज अंडरस्टैंड। सर स्ट्रेट लाइन मेथड में वी कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन, हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन इन रुपीज, ठीक है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के फॉर्मूला लगा के हम एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करते हैं सर, हम कैलकुलेट करते हैं वहां पर डेप्रिसिएशन का रेट, ठीक है। अब आपको आज तक ये डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेशन के फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन नहीं दिया गया, हर बार आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन रेट दिया होता है और आपको सीधा कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। सो सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सिंपल सा एक लॉजिक है कि सर डेप्रिसिएशन रेट एवरी ईयर विल बी अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, ठीक है। तो सर जी जो भी मेरा ओपनिंग बैलेंस है WDV, उसके ऊपर मैं सीधा सीधा उस परसेंटेज को अप्लाई कर दूंगा और मेरा आंसर निकालूंगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 5 लाख, ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करके डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट किया और सपोज ये आ रहा है एट द रेट 20%, ठीक है। तो सर मैं पहले साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा वो चार्ज करूंगा एट द रेट 20% ऑफ 5 लाख, जो कि आता है 1 लाख, ठीक है। ये माइनस कर दिया, कितना बचा, 4 लाख बचा, यानी अगले साल जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तब WDV कितना था, 4 लाख। तो नेक्स्ट ईयर जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा दिस विल बी एट द रेट 20% ऑफ 4 लाख, दिस कम्स टू 80,000, ठीक है। अब क्या WDV बचा, 3,20,000। सो नेक्स्ट जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा दैट विल बी एट द रेट 20% ऑफ 3,20,000, यानी 64,000 एंड सो ऑन, ठीक है। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लेट्स सी कितने जन मुझे इसका आंसर कर पाते हो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 5 लाख, ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू इज 20,000, ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट इज 20%, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि डेप्रिसिएशन फॉर 3rd ईयर कितना होगा, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा। हेडिंग देख लिया ना, लिख दिया वहां पर ट्रैप। ये ट्रैप ऐसा ट्रैप है जिसमें जितने फेमस किताबें हम लोग खरीदते हैं ना मार्केट में, उन किताबों में भी गलती है, ऐसा ट्रैप है। अब मैंने ट्रैप बोल दिया तो आंसर ही नहीं देंगे, ऐसा मत करो सर, रहने तो मैं आंसर ही नहीं बोलता, बोलता रहने दो ऐसा मत करो, आंसर बताओ भाई। हाँ 61428, ठीक है, 61440, 61,440, ठीक है, वही आ रहा है। चलो देखें सर, इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो मैं टेबल फॉर्म की जगह अकाउंट फॉर्म में बना रहा हूं, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, जब मैं एसेट को खरीदूंगा मैं एंट्री क्या पास करूंगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कितने से, 5 लाख से कि 5 लाख की 4,80,000 से, 4,80,000 कि 5 लाख, 5 लाख, बैलेंस 20,000। What is this 20,000? This is the residual value. Residual value कब मिलेगा, एंड में मिलेगा, तो उसकी एंट्री अभी से करके रखूंगा क्या मैं, नहीं, इट इज समथिंग दैट इज ओनली कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, इसकी एंट्री नहीं होती, ठीक है। तो सर मैंने यहां पे 5 लाख रुपए ही डेबिट किया है ना,
तो जब मैं यहां डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा एट द रेट 20%, इट विल बी ऑन 5 lakhs एंड नॉट 4,80,000। ठीक है, तो पहले साल का मेरा डेप्रिसिएशन 1 लाख ही होगा। कितना बचा WDV? 4 लाख। ठीक है, तो यहां पे आ गया 4 लाख। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 20% ऑफ 4 लाख। ये कितना आता है? 80,000। क्या दिख रहा है आपको? पूरा का पूरा सेम। सर तीसरे साल का डेप्रिसिएशन विल बी 64,000। देखो यहां पे 80,000 चार्ज किया तो कितना बचा? 3,20,000। तो सर तीसरे साल कितना आ रहा है यहां पे? 3,20,000। तो डेप्रिसिएशन विल बी एट रेट 20% ऑफ 3,20,000 विच विल बी 64,000। ठीक है, क्या कर दिया यहां पर मैंने ट्रैप डाल दिया बाय इंसर्टिंग दिस पर्टिकुलर डेटा, है ना। तो ये बात को ध्यान में रखना कि जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगा रहे हो, अगर आपको रेसिडुअल वैल्यू दिया भी है उसको टोटली इग्नोर कर देना, काट ही देना अगर पॉसिबल हो तो। क्वेश्चन पेपर में काटना अलाउड नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन टोटली इग्नोर करना उसे, उसका कोई काम नहीं है, उसको इग्नोर करके सॉल्व करना है। उसके पीछे का कारण क्या है? कारण सिंपल सा है। मैंने अभी क्या कहा आपको? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मैं डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करता हूं। तो ये जो रेट कैलकुलेशन है ना, इसमें वो रेसिडुअल वैल्यू वगैरह सब कुछ कंसिडर करने के बाद वो रेट आता है। तो जब आप लोगों को ये रेट दिया है, दिस इज ऑल कैलकुलेटेड आफ्टर टेकिंग रेसिडुअल वैल्यू इनटू कंसिडरेशन। तो अगर अभी आपने फिर से माइनस कर दिया तो 2 बार हो जाएगा वो। समझे बात को? तो ये बात को ध्यान में रखना। ओके, दिस इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जमा बड़े आगे। अब स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, बहुत ही प्यारा चीज है, जिसको इंस्टीट्यूट अक्सर यूज करते रहता है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाता हूं ये क्या चीज है। ध्यान से देखो, SLM वर्सेस RBM। ठीक है, देखो सर, मैं जब डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं, कहां चार्ज करता हूं? अल्टीमेटली कहने से PNL में जाता है ना। तो सर इसमें भी डेप्रिसिएशन PNL में जाता है, PNL में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, और इसमें भी PNL में ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। लेकिन जरा सोच के देखो, असेट से रिलेटेड क्या सिर्फ डेप्रिसिएशन है जो PNL में चार्ज हो रहा है? कि एसेट से रिलेटेड जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूं, एसेट यूज करता जाता हूं, कुछ और भी खर्चे आते हैं, आ सकते हैं क्या कुछ और खर्चे? क्या? जैसे फॉर एग्जांपल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आएगा ना सर। ठीक है सर, तो ये भी PNL में चार्ज होगा ना, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। PNL में कोई भी मेथड आप अडॉप्ट करो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस तो PNL में आएगा ही आएगा, है ना। अच्छा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में यूजुअली क्या होता है? शुरुआत में ही आपको बहुत ज्यादा रिपेयर करवाना पड़ेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, शुरुआत में बहुत ज्यादा रिपेयर नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे एसेट पुराना होता है वैसे वैसे आपका रिपेयर का खर्चा बढ़ता जाता है ना। तो चलो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, है ना। डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स, है ना। तो रिपेयर का खर्चा जैसे कि मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जा रहा है ना। जैसे मैं 3 साल का लाइफ कह रहा हूं, तो पहले साल शायद रिपेयर का खर्चा थोड़ा सा था, एक काम करते कुछ अच्छा कलर लेते हैं, ये इतना था, ठीक है। दूसरे साल में रिपेयर का खर्चा बढ़ा, तीसरे साल में रिपेयर का खर्चा और बढ़ा, ऐसे ही हुआ, है ना। सर कहने से कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा इधर भी होगा, है ना, सेम। ओके, अब जरा देखो, हम लोग जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसा चार्ज कर रहे हैं? कांस्टेंट, यानी पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल सेम डेप्रिसिएशन, बरोबर। ओके, लेकिन हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या कर रहे हैं? सोच के देखो, पहले साल डेप्रिसिएशन विल बी हाई, दूसरे साल डेप्रिसिएशन विल बी थोड़ा कम, जैसे जैसे पुराना होता जाएगा डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा, ऐसे ही हो रहा है। अब जरा ओवरऑल इंपैक्ट ऑन PNL देखो, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। ओवरऑल इंपैक्ट ऑन PNL, इधर ये ज्यादा, ये कम, इधर ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, इधर ये ज्यादा, ये बहुत ज्यादा, थोड़ा कहने से फ्लक्चुएट हो रहा है ना। और यहां अगर आप देखो तो जब पहले साल में डेप्रिसिएशन हाई है तब रिपेयर कम है, ठीक है। फिर जब डेप्रिसिएशन कम है रिपेयर ज्यादा है ना। तो यहां ज्यादा यूनिफॉर्म चार्ज दिखाई दे रहा है आपको कंपैरेटिवली,
ठीक है, जब डेप्रिसिएशन ज्यादा है तब रिपेयर्स कम है, और जब रिपेयर बढ़ा तब डेप्रिसिएशन कम हो गया। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो पीएनएल में हिट होता है, पीएनएल में चार्ज होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सही माना जाता है। एंड दैट इज द रीजन प्रैक्टिकली ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है। पॉपुलर वैसे एसएलएम भी है, लेकिन एसएलएम सिर्फ इसलिए पॉपुलर है क्योंकि वो इजी पड़ता है। काय का दिमाग खराब बार बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं करने का, ये एक बार कैलकुलेट करने का, सेम डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, तो इजी पड़ता है इसलिए वो पॉपुलर है। हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारी चीजें ना जो इजी होता है, वही हम लोग को अच्छा लगता है। ठीक है ना? बात ध्यान में रहेगा? चलो, लिख रहे हो क्या? चलो, तो दैट वाज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, नेक्स्ट मेथड आ जाता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड, एसवाईडीएम। ठीक है, ईमानदारी से बताओ, पहले छोड़ के गए थे इसको, ठीक है, तो फिर देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड बहुत ही इजी और लॉजिकल मेथड है। अब वो फॉर्मूला देख के एकदम से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं एग्जांपल की मदद से समझाता हूं आपको। ठीक है, एक एग्जांपल लिखते हैं, लिखो वहां पे कॉस्ट सपोज 5 लाख। ठीक है, उसके नीचे मैं लिखता हूं इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख। ये किसी भी मेथड में आ सकता है, इस मेथड की खासियत नहीं है, लेकिन जरा सोच के देखना। मुझे कहने से कि अभी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया 6 लाख, है ना, एसेट का कॉस्ट में 6 लाख मानूंगा, वही बताने के लिए मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया ऐसे। चलिए 6 लाख कॉस्ट हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि रेसिडुअल वैल्यू है 30,000 रुपए, 30,000। ठीक है, एंड लाइफ इज 3 years। मैं जानबूझ के छोटा ही लाइफ रख रहा हूं, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस। तो मुझे क्या करना है सर? वेरी सिंपल, जरा देखिए, मेरे जेब से इनिशियली 6 लाख रुपए कॉस्ट खर्चा हुआ, है ना सर। 3 साल बाद मेरे पास कितने पैसे आ जाएंगे? 30,000 रुपए आ जाएंगे। यानी मुझे कितना वसूलना है बिजनेस में से? अगर 6 लाख खर्च किए मैंने और 30,000 मेरे को मिल जाएंगे बाद में, 5,70,000। इसी को कहा जाता है डेप्रिसिएबल वैल्यू। 5,70,000 डेप्रिसिएबल वैल्यू, है ना। अब ये 5,70,000 3 साल में रिकवर करना है, मानते हो ये बात? स्ट्रेट लाइन होता तो मैं इक्वली डिवाइड कर देता। इधर क्या करूंगा, ये जो 5,70,000 है इसको मैं 3 साल में रिकवर करूंगा इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। समझे बात को? सर 3:1 हर बार होगा? नहीं, ये लाइफ 3 years है इसलिए बैकवर्ड्स काउंट कर रहा हूं, 3:2:1। अब 5 साल होता तो क्या करता? 5, 4, 3, 2, 1। तो क्या रेशियो में डिवाइड करता? 5:4:3:2:1। 10 साल होता तो क्या करता? 10:9:8:7:6:5:4:3:2:1। ठीक है, अब समझे मैंने 3 साल क्यों लिया? 10 साल लेता तो हमारी मेहनत बढ़ जाती। ठीक है, चलो एनीवेज, तो मैं यहां बना रहा हूं असेट अकाउंट। ये मैंने बना लिया असेट का अकाउंट। शुरुआत में मैं यहां पे कॉस्ट जो लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं 6 लाख, है ना, पहला साल। हां, अब मैं यहां पे चार्ज करूंगा डेप्रिसिएशन, है ना। तो डेप्रिसिएशन कितना है सर? पहले साल का जो डेप्रिसिएशन है वो है 5,70,000 इंटू 3/6, ऐसे ही होगा ना। दूसरे साल का कितना होगा? 5,70,000 इंटू 2/6। और तीसरे साल का कितना होगा? 5,70,000 इंटू 1/6, 3:1 इस रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, अब इसमें जल्दबाजी में अक्सर गलती होती है। जैसे तीसरे साल का कितना होगा? तीसरा साल ना 3/6, पहले साल का क्या होगा? 1/6। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। अरे ऐसा मत करना, उल्टा जा रहे हो अपन। पहले साल का 3/6, दूसरे साल का 2/6, तीसरे साल का 1/6। ठीक है, उल्टा जाना है, वो ध्यान में रखना, है ना। चलो कैलकुलेट करो, पहले साल का कितना आ रहा है? मैं यहां पे लिख दूं 5,70,000 इंटू 3/6, दिस इज 2,85,000। ठीक है, चलो अभी बताइए दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 5,70,000 इंटू 2/6, 1,09,000।
90,000, ठीक है। इसी तरह से तीसरे साल का डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करके बताओ। 95,000 है ना। ये 3 साल का डेप्रिसिएशन हो गया। हेंस ये मैंने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है। कैन यू कैलकुलेट द बैलेंस एंड कैरी इट फॉरवर्ड? देखो तो पहले साल का बैलेंस क्या आ रहा है? 3,15,000। ओके, इसको मैंने यहां पे लिख दिया वापस से 3,15,000। दूसरे साल कितना बैलेंस आ रहा है? 1,25,000, ठीक है। 1,25,000, इसको मैंने अगले साल ब्रॉट फॉरवर्ड कर लिया 1,25,000। तीसरे साल में और 95,000 चार्ज किया, कितना बचा? ये क्या है? रेसिडुअल वैल्यू, है ना। तो तीसरे साल के एंड में, एंड हो गया ना अभी, तो बराबर रेसिडुअल वैल्यू पे पहुंचे, इतने में ही हम इसे बेचेंगे, हो गया वसूली। हार्ड है? सुनाई दिया मुझे? अब इसी को मैंने वहां पे स्टेप्स में लिख के दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एनुअल डिप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा मैं? कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, जो हमने पहले किया, इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स। जैसे पहले साल में 3 साल लाइफ थे, तो 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द इयर्स डिजिट्स, 3, 2, 1 का टोटल 3/6, ठीक है। दूसरे साल में रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 2 years, सो 2 डिवाइडेड बाय 6। गेटिंग मी? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ यानी नंबर ऑफ इयर्स रिमेनिंग इन द एसेट्स यूजफुल लाइफ, एंड सम ऑफ इयर्स डिजिट्स यानी जैसे अगर n इयर्स है तो इसे इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये इधर तो छोटा क्वेश्चन था, इजी हो गया, लेकिन अगर मान के चलो मैं 10 साल का लाइफ बोलूं तो बताओ 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 कितना आ रहा है? करोगे कैलकुलेट अभी पूरा? तो वहां पर ये कैलकुलेशन काम में आता है। सो n को ले लो 10, तो 10 इंटू n+1 क्या होगा? 11, तो 10 इंटू 11/2 करो, तो वो टोटल है 55, ठीक है। ये फॉर्मूला वहां पे काम में आएगा, अदरवाइज आप पूरा टोटल लेके भी देख सकते हो अगर फुर्सत उतनी है तो, ठीक है। जमा इजी किया गया, कंफर्म? चलो ये हो गया। नेक्स्ट मेथड इज डिप्लीशन। अब देखो डिप्लीशन, मशीन आवर रेट और प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड में से ना मेरी तीनों मेथड पढ़ाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, पता है। मैं ना कोई एक ही बताऊंगा, नहीं मैं तीनों में से एक ही बताऊंगा, मैं एक ही बताऊंगा, मेरे को मैं अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। अब बताओ कौन सा बताओ, इंकी पिंकी वॉन्की करके डिसाइड करो कौन सा बताओ। ये वाला बता दू, डिप्लीशन बता दू? चलो ठीक है, एक ही बताऊंगा मैं। चलो देखो भाई, नाउ डिप्लीशन इज अ टर्म दैट इज यूज्ड फॉर नेचुरल एसेट्स, ऐसा लिख के रख लो वहां पे, थियरी अलग है भाई, ठीक है। चलो बेसिक बात आप लोगों ने पकड़ ही लिया, मैं बता भी देता हूं, तीनों में कैलकुलेशन सेम है, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन नेचर बदलता है, ठीक है। तो डिप्लीशन इज बेसिकली फॉर नेचुरल एसेट्स। नेचुरल एसेट्स मतलब मैनमेड एसेट्स नहीं, ठीक है। जैसे माइंस वगैरह होते हैं, क्वेरीज होते हैं, ऑयल वेल्स होते हैं, दीज आर ऑल नेचुरल एसेट्स, इससे हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। लेकिन दीज आर असेट ओनली टिल दैट असेट हैज सम रिसोर्सेज, है ना। जैसे मिनरल्स निकाल रहा हूं, गोल्ड माइन है, गोल्ड निकाल रहा हूं, तो गोल्ड माइन का वैल्यू तभी तक है जब तक गोल्ड है, गोल्ड ही नहीं है तो खोखला है, फिर मेरे कोई काम करिए वो, समझे बात को। ऐसी जगह पे कोई मस्त बंगलो बनाएगा, ऐसा भी नहीं होता, घर भी नहीं बनाते, है ना। तो सर वहां बेसिकली गोल्ड की वजह से उसका वैल्यू है, अदरवाइज नहीं है, समझे बात को। तो जब तक मैं उससे गोल्ड निकालता जाऊंगा, देखो वो माइन मैंने खरीदा, पैसा दिया ना, अच्छे खासे पैसे देके माइन को एक्वायर किया मैंने, तो सर वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो उसको वसूलना है ना। तो ये जो माइंस के पैसों की वसूली कर रहा हूं, इसी को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन, इसे डिप्रिसिएशन नाम ना देते हुए डिप्लीशन कहते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। अब यहां पे क्या किया जाता है, दिस इज एन एक्टिविटी मेथड। क्यों, जरा सोच के देखो, अब इसका कितना लाइफ है सर? जब तक सोना है तब तक लाइफ है, 5 साल लाइफ है, 10 साल लाइफ है, क्या है पता नहीं सर, जब तक सोना है तब तक लाइफ है ना। सोना निकाल लिया, लाइफ खत्म। अब आपने एक ही साल में अगर सोना निकाल लिया तो 1 साल में लाइफ खत्म, 2 साल में निकाला तो 2 साल में लाइफ खत्म। तो हेंस यहां पर हम लोग एनुअली या ईयर्स में लाइफ डिफाइन नहीं करते, समझे बात को। तो यहां पे कैसे डिफाइन करते हैं
यहां पर हम लोग किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे, वो आके वहां पे एक्सट्रैक्ट सैंपलिंग बेसिस से चेक करके देखेगा और वो एस्टिमेट बताएगा कि इस माइन में से कितना सोना निकल सकता है। ठीक है, उसके बेसिस से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे कैसा होता है, देखो एग्जांपल। ठीक है, मैंने एक माइन खरीदा, कितने में खरीदा, माइन खरीदा 200 करोड़ पकड़ ले, चलो 200 करोड़, ठीक है, इतने में खरीदा। ओके, अब इसका रेसिडुअल वैल्यू है ही नहीं, मान लेते हैं रेसिडुअल वैल्यू मतलब 16 निकालने या उसके बाद उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, 0 है। ठीक है, ओके। अब इसका लाइफ जो होगा वो मुझे ईयर्स में नहीं दिया होगा, दिया भी है तो भी इग्नोर करना। आप लाइफ कैसे देखना कि इसमें से कितना सोना निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं 1000 केजी पकड़ लेता हूं, ज्यादा ले लिया कि कम लिया कि ठीक है, ठीक है जो है सो है 1000 केजी। ठीक है, तो 1000 केजी सोना निकल सकता है। ओके, तो अगर 1000 केजी निकल सकता है तो मैं इनकी मदद से पहले कैलकुलेट करूंगा डिप्लीशन रेट। क्या कहा मैंने, डिप्लीशन रेट। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करूंगा, वेरी सिंपल सर, 200 करोड़ का एसेट है ना, कितने जीरो लगाया मैंने, हाँ बराबर लगाया, डिवाइडेड बाय कितना लाइफ है सर, लाइफ इज 1000 केजीज ऑफ सोना, है ना। तो ये देखो 200 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 लाख कि 20 लाख, 20 लाख आ रहा है शायद, देखो जीरो, उसका ध्यान रखना। तो कैन आई से दिस इज 20 lakhs पर केजी, समझे बात को, दिस इज द डिप्लीशन रेट। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पहले साल में हमने कितना गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने 72 केजीज गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया फर्स्ट ईयर में, 72 केजीज, तो फिर रेट क्या आएगा, डिप्लीशन कितना आएगा, एट द रेट 20 lakhs, यानी पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 72 केजीज एट द रेट 20 लाख। ये कितना होता है देखो, ₹14 करोड़ 40 lakhs। ठीक है, ये हो गया मेरा पहले साल का डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, दूसरे साल कितना होगा सर, मैं कैसे बताऊं, आप बताओ कितना सोना निकाले। ठीक है, अब हम लोगों ने दूसरे साल में 105 केजी सोना निकाला, तो कितना होगा डेप्रिसिएशन, एट द रेट 20 लाख। सर तीसरे साल ना उतना नहीं हो निकाल पाए सर, अब गोल्ड माइन है यार, एकदम से खोदते जाएंगे निकलते ही जाएगा, ऐसा थोड़ा सा सस्पेंस फैक्टर भी होता है उधर। तो सर तीसरे साल में हम लोगों ने सिर्फ 65 केजी ही सोना निकाल पाए, नाउ एट रेट 20 lakhs। क्या हो रहा है दिख रहा है आपको, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिविटी मेथड। ठीक है, एक्टिविटी मेथड में सबसे पहली खासियत, लाइफ इज नॉट डिफाइंड इन ईयर्स, लाइफ इज डिफाइंड इन यूनिट्स और समथिंग एल्स। ठीक है, तो हम लोग यहां पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो निकाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रेट, दैट रेट इज पर केजी, पर यूनिट, पर आवर, ऐसा समथिंग। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, डिपेंड करता है सर यूसेज पे। अब जैसे मैंने यहां पे गोल्ड माइन की बात कर रहा हूं, कितने यूनिट्स निकाले उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा, तो डेप्रिसिएशन रेट इज कांस्टेंट। तो समझ में आया क्या किया। अब इसी तरह से अगर मैं यहां पे कोई भी मेथड लगाऊं, जैसे मशीन आवर रेट मेथड लगाता हूं, यहां क्या हो रहा है, मैंने एक बहुत ही बड़ा वाला मशीन खरीदा फॉर 200 करोड़। ठीक है, 200 करोड़, हाँ जी, इतने में खरीदा। ठीक है, अब ये मशीन का लाइफ इज 1000 आवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, द डेप्रिसिएशन इज 20 लाख पर आवर। ठीक है, अब हर साल आप इस मशीन को कितने आवर्स के लिए यूज कर रहे हो उसके मुताबिक डेप्रिसिएशन आएगा। सो फर्स्ट ईयर मैंने 72 आवर्स के लिए मशीन यूज किया, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, एट द रेट 20 लाख। सर दूसरे साल
मैंने 105 आवर्स के लिए यूज किया तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? एट रेट 20 लाख। कुछ समझ रहे हो क्या हो रहा है? सेम है। अब इसी तरह से प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, इसमें क्या हो रहा है? आई एम बाइंग अ हैवी मशीन जिससे मैं कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो सर यहां कैसे कैलकुलेट करूंगा? यहां पे कैलकुलेट करूंगा डेप्रिसिएशन पर यूनिट। किडिंग मी? यहां पे कैसे कैलकुलेट करूंगा? डेप्रिसिएशन पर यूनिट। यहां पे मैं पहले एस्टिमेट लगाऊंगा कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, उसके मुताबिक मैं कैलकुलेट करूंगा डेप्रिसिएशन। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सो दीज आर ऑल द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ये दिया होगा, सारे के सारे दिए होंगे, ठीक है। बस उसमें उतना ही ध्यान रखना है कि आपको ईयर्स को इग्नोर करना है, आपको यूनिट्स को या आवर्स को उसको बेस लेना है। अब आपको ये सब यूनिट्स और आवर्स के साथ साथ ईयर्स भी दिया रहेगा। अब वहां पे गलती से अगर हमने ईयर्स के बेसिस पे कर दिया तो क्या काम से? अच्छा, तुम पहले वही कैलकुलेट कर रहे थे, हाँ। वो तो एक एस्टिमेट लगा रहे भाई ऐसे ही। अब मेरे को भी नहीं पता कितना आएगा, कितना अपना 20 लाख आ रहा था ना। 20 लाख डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स अगर मैं करूं तो 2000 पर ग्राम हो रहा है। हम्म हम्म है ना भाई, इसलिए तो लोग इतना माइनिंग वगैरह में इतना पैसा लगाते हैं। हाँ, लेकिन उसमें सिर्फ ये नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे तामझाम है ना। तुमको वहां पे वो जो अंदर वो मशीनरी वगैरह लगाने पड़ते हैं, फिर बाद में स्टाफ भी लगते हैं, अच्छे खासे लोग लगते हैं वहां पे, बहुत कुछ रहता है, ठीक है। मजा आया? सारे मेथड्स, ऑल द मेथड्स आर डन, ठीक है। अब इसके बाद जो है, दिस इज बेसिकली AS10 रिक्वायरमेंट, चेंज इन मेथड, चेंज इन एस्टिमेट्स एंड ऑल, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं फिर अभी, ठीक है। चलो।